हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। क्या है भाई? वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। हमारा तो टॉपिक क्लियर है, बट आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन है कि हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े क्यों। तो सिंपल सी भाई, जो पहला वीडियो आपने देखा वहां पे आपने देखा कि वहां पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे बताया, फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैंने डायरेक्शन के बारे नहीं बताया। तो अब बोलोगे कि डायरेक्शन मतलब क्या? डायरेक्शन ठीक है ना, दो बॉडी आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करेंगे, बस बात खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन मैं कहूँ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लेते 2 बॉडी की जगह हम 10 बॉडी ले लें, तो एक मान लेते 3 बॉडी लिया। पहले सिंपल सा एग्जांपल समझो, एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है, और ये दोनों बॉडी इस बीच वाले बॉडी पे फोर्स लगा रहा है। तो ये बॉडी किस तरफ मूव करेगा? जिधर पे फोर्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, रिजल्टेंट जिसको हम लोग एक तरह से कहते हैं। तो इसीलिए जब ज्यादा बॉडीज होते हैं और किसी एक बॉडी के ऊपर में फोर्स लग रहा होता है, तो हम क्या करते हैं? नेट फोर्स निकालते हैं। और वो नेट फोर्स निकालने के लिए ही हम लोगों को वेक्टर एडिशन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है भाई? वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसीलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पकड़ेंगे और उस कार्टेशियन सिस्टम में ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस, जहां पे इधर जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, और इधर माइनस एक्स एक्सिस जहाँ पे माइनस आई कैप होगा, इधर पे माइनस वाई एक्सिस जहाँ पे माइनस जे कैप होगा, और इधर पे वाई एक्सिस जहाँ पे जे कैप होगा, है ना। अब हमारा जो कहानी है वो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे बिठा रखा है, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ पे बिठा रखा है जिसका मास m1 है, और दूसरा एक पार्टिकल को हमने यहाँ पे बिठा रखा है जिसका मास m2 है। मैं यहाँ पे ओरिजिन पर बैठ कर 0,0 पे बैठ के इसको क्या कर रहा हूँ? ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये दोनों बॉडी आपस में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मान ले हमने m1 का पोजीशन वेक्टर मान लिया r1। कितना भाई? इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r1। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया r2। ठीक है भाई, ओके। तो आपको तो पता ही है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब। ठीक है, चलो। तो अब देखो, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब m2 अट्रैक्ट करेगा इसको तो ये इस तरफ, और m1 अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरफ होगा, है ना। अब देखो, ये ओरिजिन है। हम लोग मान लिया था ना कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 b, क्या मान लिया हमने भाई? b r1 वेक्टर, और उसी तरह द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 b r2 मान लिया। अब देखो, जब फोर्स ऑन m1 लगेगा ड्यू टू m2, तो m1 किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर on m1, displacement vector from m1 to m2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? r वेक्टर 1 2, मतलब ये जो है 1 से 2 की तरफ जा रहा है, फ्रॉम 1 to 2, है ना। डिस्प्लेस किधर हो रहा है? अगर m1 से m2 की तरफ हो रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब उसी तरह अगर सिमिलरली अगर हम लोग
अगर हम लोग m2 2m1 करें तो ये क्या हो जाएगा, m21 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 वेक्टर। खैर ये तो फिलहाल अभी हम लोग रखते हैं, ये तो मैंने बस एक्स्ट्रा बता दिया। अब देखो ये फोर्स निकाल लेते हैं, है ना, यही तो फोर्स ही तो निकालना है मेन। क्या निकालना है भाई, फोर्स ही तो मेन निकालना है। तो फोर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, F वेक्टर। अब हम फोर्स निकाल लेते हैं, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कैसे पढ़ते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, G m1 m2 बाय डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। और इसके साथ साथ एक यूनिट वेक्टर भी आएगा r12, हाँ यूनिट वेक्टर होगा, टैप होगा। तो देखो इसको मैं सॉल्व कर दूं, G m1 m2 बाय r2 माइनस r1, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर को तोड़ो तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं कोई वेक्टर a है यूनिट वेक्टर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा भाई, r वेक्टर बाय r2 माइनस, अच्छा ये तो स्क्वायर होता है ना, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई, ये तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस r1 वेक्टर। अब देखो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये m1 m2 बाय ये स्क्वायर और ये 1, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बचेगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब इंटू r, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये है हमारा F12 वेक्टर, ठीक है। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। उसी तरह अगर, अच्छा तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये जो हमने फोर्स लगाया था, फोर्स ऑन m1 बाई m2, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन m1 बाई m2, जब m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो m1 r1 पोजीशन से उठकर r2 पोजीशन जाएगा। जब यह r2 पोजीशन जाएगा तब वो फाइनली r2 पे पहुंचेगा, यानी कि फाइनल r2 पे पहुंचा माइनस इनिशियल। ये इनिशियली पोजीशन कहाँ क्या था उसका, इनिशियल पोजीशन था उसका m1, मतलब r1 था, r1 पे बैठा हुआ था, ठीक है, और फाइनल पोजीशन ये, तो ये रहा हमारा, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसी तरह ये आप लोग बताना मुझे ये क्या होगा, 2 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट, ये आप लोग कमेंट करके बताना। ओके चलिए, तो यही था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। प्लीज अगर आपको डाउट है तो कमेंट करें और आंसर जो मैंने पूछा है वो भी कमेंट करें। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई डाउट होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग इन सब से रिलेटेड कुछ एक सम्स करेंगे। सम्स करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, हमारा जो पहला सवाल है वो ये रहा बोर्ड पर। अब आपको समझ में आएगा कि हमें वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ना चाहिए था, है ना। ये सवाल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहला सवाल में क्या बोला जा रहा है, 3 पार्टिकल्स A, B and C each having mass m are kept along a straight line with AB is equal to BC is equal to L। मतलब 3 पार्टिकल है, एक है A, एक है B और एक है C। तीनों मासेस को एक ही लाइन पर रखा गया, एक ही स्ट्रेट लाइन पे रखा गया है। और ऐसे करके देखो, मैं पूरा इसको बीचों बीच पकड़ा हूं, एक पार्टिकल यहाँ है सेम लेंथ पर, एक पार्टिकल यहाँ भी है ना, A B C। A B पार्टिकल का डिस्टेंस BC पार्टिकल के डिस्टेंस के बराबर है और वो कितने हैं, L। कितना भाई, L। आगे बोल रहा है a fourth particle D is kept on the perpendicular bisector of AC
एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम B। वाओ, एक और पार्टिकल लिया गया है D। क्या लिया गया है? D, जो यहाँ पे L डिस्टेंस पर, मतलब ये जो जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस पर ये L डिस्टेंस पे D पार्टिकल रखा गया है। ठीक है, D पार्टिकल, और B का मतलब AC का बाइसेक्टर है पर, और B से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? ये दोनों को एक मतलब काट रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। इट्स L और ये भी L है। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन D। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो D पर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालो। कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालो। ठीक है, तो भाई समझो मेरी बात। अब ये जो तीनों पार्टिकल है, क्या वो D पार्टिकल उन तीनों के वजह से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसीलिए तो हमें बोला गया, क्या बोला गया? वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए, इसीलिए बोला गया था। एक्चुअल वो एक ही तरफ मूव करेगा। चलो देखते हैं किस तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम की बात कर ले भाई। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, और ये मान लेते हैं हम C है। यहां से यहां L है, यहां से यहां भी L है। अच्छा, B को ओरिजिन पकड़ लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस को लेकर बात करेंगे। टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। और D पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे रखा गया है भाई। हम मेजर करते हैं, ये D, ठीक है, ये है M, ये भी है M, और ये भी है M। तीनों चारों का मास क्या है? सेम है। और इसको हम ओरिजिन पकड़ लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये हो जाएगा माइनस y एक्सिस। इधर पे यूनिट वेक्टर i कैप, इधर पे j कैप, इधर पे माइनस j कैप, और इधर पे माइनस i कैप। यस और नो? यस। तो ये इसका कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, अब देखो ये जो है B D को अपनी तरफ खींच रहा है, लाइन को ज्वाइन करते हुए सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके खींच रहा है। उसी तरह A भी D को अपनी तरफ खींचेगा लाइन को ज्वाइन करते हुए। उसी तरह C भी D को खींचेगा अपनी तरफ लाइन को बनाते हुए। देखो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, व्हाटएवर। तो देखो ये L है, ये L है, और ये भी L है। भाई BD का तो डिस्टेंस मालूम है, B और D के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मालूम है, हमें A और D के बीच का डिस्टेंस पता कर लेना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा भाई, हो भाई साहब, चलो तो ये tan, अच्छा डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो tan क्या बोल रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला है दोनों का एडिशन, है ना, दोनों का एडिशन। तो L² प्लस L² 2L² अंडर रूट, तो ये √2L है ना, √2L। तो ये आ गया √2L। ये भी देखो, ये भी सेम है, तो ये भी √2L होगा। मतलब तो दोनों का फोर्स भी सेम होगा। मान लेते हैं F1 और ये भी F1 पकड़ लेते हैं, और इसको हम लोग पकड़ लेंगे F2। चलो ठीक है, अब देखो बात तो है, हाँ वो तो बताना पड़ेगा, बात तो है। देखो भाई हमें क्या चाहिए, अगर AD मतलब A अगर D को खींचे तो क्या पार्टिकल इधर आएगा? अगर इधर आएगा तो ऑब्वियसली जब C इधर को खींचेगा तो इधर ही आएगा, जाहिर सी बात है। B इधर खींचेगा तो इधर आएगा, लेकिन वो बार बार ऊपर जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग केसेस थोड़ी बनेंगे। एक ही बार पार्टिकल नीचे आएगा, या ऊपर जाएगा, या दाएं जाएगा, या बाएं जाएगा, जहां भी जाएगा एक ही बार जाएगा भाई। तो हम लोगों का क्या कहानी है, हम लोगन का कहानी बना कि हमका एगो एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल। क्यों चाहिए एंगल भाई? वाई वी नीड एंगल? बिकॉज वी नीड टू रिजॉल्व दिस फोर्स इन द कंपोनेंट्स। हम लोगों को इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स में
तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ेंगे तभी पता चलेगा कौन सा फोर्स किधर एक्टिव है और कौन सा फोर्स काम नहीं कर रहा है, मतलब काम के लायक नहीं है। तो ये हम लोग फोर्स एंगल निकालेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं tan अल्फा, tan अल्फा तो परपेंडिकुलर बाई बेस L बाई एल मतलब 1, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 कितना होता है 1, तो ये आ गया 45, यो भी आ गयो 45। ठीक है, तो ये भी 45 ही होगा और ये भी 45 होगा। चलो, तो हम लोग फोर्स 1 का कंपोनेंट, अच्छा फोर्स 1 टोटल कितना होगा, हम लोग पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 दोनों एक ही फोर्स आएगा, तो gm स्क्वायर बाई √2l का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा gm स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। ठीक है, दोनों फोर्स तो सेम ही है ना, देखो डिस्टेंस सेम है, ये भी सेम है भाई, तो एंगल भी, एंगल छोड़ दो, ये दोनों फोर्स तो सेम ही हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह हम F2 निकाल लेंगे, तो F2 क्या हो जाएगा gm स्क्वायर बाई, ये इसका डिस्टेंस l है तो ये l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको तोड़ते हैं। जब इसके फोर्स को, F1 के फोर्स का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, एक बात याद रखना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक एंगल बनाएगा और एक के साथ एंगल नहीं रहेगा, तो जिसके साथ एंगल रहेगा वो कॉस, जिसके साथ वो एंगल नहीं रहेगा वो साइन। तो इसके लिए ये जो है इसका दो कंपोनेंट है, एक है ये वर्टिकल कंपोनेंट है और एक है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। उसी तरह इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये जो देख रहे हैं इसके भी दो कंपोनेंट, एक ये वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा भाई, देखो ये साइन होगा, तो F1 साइन 45 डिग्री माइनस आई कैप, देखो माइनस आई कैप। उसी तरह ये F1 साइन 45 डिग्री प्लस आई कैप। देखो भाई ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर डाले, कैंसल कर डाले, है कि नहीं। काट, ऐसे नहीं काटना चाहिए बट ठीक है, दिखाना मत ऐसे करके एग्जाम में। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ गए भाई 0। तो क्योंकि देखो ये कट गया, ये कट गया, तो बचा ये क्या 0, बी तो इधर खींच रहा है। तो अब हम लोग नेट वर्टिकल फोर्स निकाल लेंगे। नेट वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा 2F1 प्लस F2, है ना, नेट वर्टिकल फोर्स। तो 2F1 कितना होगा भाई gm स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। अब देखो ये है ना, ये जो है वर्टिकली में कितना डिग्री बना रहा है cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री माइनस जे कैप, हाँ या ना, होगा बिल्कुल, प्लस F2 तो सिंपल सा इधर खींच रहा है बेचारा, इसका तो कोई फंडा ही नहीं है, ये तो चुपचाप आसानी से चुपके से दुबक के बैठा हुआ है और अब डी को अपनी तरफ खींच जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, किधर खींच रहा है माइनस जे कैप, है ना। चलो 2 gm स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर cos 45 1 बाई √2 माइनस जे कैप, माइनस यहां पे लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रहने दो, ये तो उतना ही हो जाएगा भाई एल स्क्वायर माइनस जे कैप। अब देखो हम लोग क्या करते हैं 2, मैं इसको तोड़ दूं अगर, है ना, अगर तोड़ दूं तो तोड़ने पर क्या होगा 2gm स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर 1 बाई √2 माइनस जे कैप प्लस 2gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस जे कैप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और देखो gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, gm स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन, हाँ ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है कॉमन। तो अब यहाँ पे बचा 1 बाई √2 और माइनस भी अगर कॉमन ले लो
माइनस भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये भी माइनस यहाँ आ चुका है, तो अल्टीमेटली प्लस ही बचेगा, +2 है ना। अच्छा ये 2 तो सिर्फ इसके लिए, मैं इसमें क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? इसके लिए था ना, यहाँ थोड़ी आएगा। वही तो देखो क्या, अभी नजर गया बोल के बच गया, वरना फंस जाता सीएम, फंस गया सीएम, है ना, -j। तो ये है हमारा। अच्छा ये माइनस तो बाहर ले लिया था मैंने, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो ये माइनस ये नहीं बता रहा है कि फोर्स जो है नेगेटिव फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। नेगेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? डायरेक्शन को। आप लोग इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/√2 + 1 -j। मतलब फोर्स जो है टोटली इधर लग रहा है, तो बॉडी किधर डिस्प्लेस करेगा भाई? डी जो है इधर डिस्प्लेस करेगा। समझ में आया वेक्टर पढ़ना क्यों जरूरी होता है? तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर सवाल क्या है भाई? बोल रहा है 2 particles of masses 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 सेंटीमीटर। 2 पार्टिकल्स लिए गए हैं, दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आगे बोल रहा है assuming that the only forces acting on the particles are their mutual gravitation। और हमें बोल रहा है कि वो जो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं वो म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब दोनों का जो फोर्स का वैल्यू है वो सेम है। म्यूचुअल ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल ग्रेविटेशन का मतलब है कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर में जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसका वैल्यू सेम होगा, है ना। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द 2 पार्टिकल्स। हम लोगों को वो दोनों पार्टिकल्स का इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब जो दोनों मूव करने स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। चलो बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई, कुछ नहीं है, दम वम कुछ नहीं है। m1 दिया हुआ है 1.0 kg मतलब 1 kg, और m2 दिया हुआ है 2 kg, है ना। देखो फोर्स निकाल लेते हैं भाई। तो फोर्स क्या होता है? G m1 m2 by r²। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 कितना 1, m2 कितना 2, तो 2 इंटू 1 2 बाई r²। r कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर सब देखो SI यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको भी SI में बदलना होगा, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर का स्क्वायर, राइट। तो ये फाइनली हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2 बाई 0.5 का स्क्वायर 0.25। देखो ये इससे 8 बार में कटेगा, हाँ या ना? बिल्कुल कटेगा। तो 6.67 इंटू 8 तो 56 का 6 हाथ में 5, 48 और 5 53, 5 48 5 53, 1 2 53, है ना। तो फोर्स कितना आ गया भाई? 53.36 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। इसको हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे खिसका देते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में, आप खुद ही देखना अच्छा लगेगा, है ना, न्यूटन। तो ये यहाँ से एक 0 हट गया। अब हमारे को फोर्स का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है? A1 का एक्सेलरेशन, मतलब A1 निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल 1। तो इसका फोर्स का वैल्यू बाई m1, फोर्स है 5.33 इंटू 10⁻⁻10 बाई m1 मतलब 1.0। तो ये फाइनली वही आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा भाई, है ना, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A2 क्या हो जाएगा? F बाई m2। दोनों का फोर्स तो सेम ही है, पहले ही बता दिया गया कि म्यूचुअल ग्रेविटेशन हो रहा है। तो F1 कितना हो जाएगा? 5.33 इंटू 10⁻⁻10 बाई 2। अब इसको इससे डिवाइड करना, जो आएगा आपका वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट लिखना ना भूले प्लीज, यूनिट गड़बड़ ना करे, ध्यान में रखें, यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट सम्स हम लोग करने वाले हैं, और ये वाले सवाल जो है आपको होमवर्क दिया हुआ है, तो प्लीज आप ट्राई करना घर पे, क्योंकि देखो सिर्फ मेरे करवा देने से कुछ नहीं होने वाला, आपका घर पे ट्राई करना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो ये प्लीज ट्राई करना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है अ मास m इज एट अ डिस्टेंस
A from one end of a uniform rod of length L and mass M। एक मास लिया गया है M, स्मॉल m, ठीक है, एक मास स्मॉल m लिया गया है जिसको at a distance A from one end of a uniform rod of length L, जिसको एक रॉड जिसकी लंबाई L है ना, यहां से यहां की लंबाई कितनी है भाई L, जिसको यहां से मतलब यहां तक रखा गया है और यहां से फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड M इज एट अ डिस्टेंस A फ्रॉम वन एंड, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है A। फाइंड, अच्छा इसका मास कितना है भाई M और इसका मास स्मॉल m। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास ड्यू टू द रॉड। अब इसके ऊपर में ये कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मेरी बात जो है वो ये है कि हमें इस तरह का केस सॉल्व करना नहीं आता, क्योंकि हमने इस तरह का सिचुएशन कभी देखा ही नहीं। हमने क्या देखा, दो स्फेरिकल मासेस को हम लोग रखते थे, स्टैंडर्ड मासेस, इस तरह का एक्सटेंडेड मास हम लोग नहीं रखते थे। तो जब एक्सटेंडेड मास लेंगे तो उस टाइप को करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा भाई, कैलकुलस, ठीक है। चलो तो यहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कैलकुलस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग सेंटर टू सेंटर बात करते हैं। तो सेंटर, इसका सेंटर हम लोग सेंटर ऑफ मास पकड़ लेते हैं ये, जिसका मास हम लोग dm पकड़ लेते हैं और जो इसका लेंथ पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां इस सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो x है। कितना है भाई, x है ना, कितना पकड़ लिया, x पकड़ लिया, नहीं r पकड़ते, r अच्छा रहेगा, हाँ r पकड़ लो, और r पकड़ लिया, और यहां से है ना, और सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x पकड़ लो हम लोग, मतलब ये टोटल लेंथ l, ठीक, यहां से यहां a, फिर यहां से यहां r, क्योंकि यही तो मेन ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो r डिस्टेंस पकड़ते हैं, और यहां से यहां x डिस्टेंस पकड़ लिया। तो देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, सॉरी r इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, r इक्वल टू यहां से यहां तक कितना है x, और यहां से यहां तक कितना है r, तो r इक्वल टू x प्लस a होगा। चलो ये क्लियर हो गया है ना, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका लीनियर डेंसिटी निकालते हैं, लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी निकालने का क्या मतलब है, क्योंकि भाई हम लोगों को इस स्मॉल dm पता कैसे चलेगा कि कितना है क्या है, ये हम लोगों को लीनियर डेंसिटी से भी, लीनियर डेंसिटी से पता चल जाएगा। तो लीनियर डेंसिटी का वैल्यू होता है टोटल मास बाई टोटल लेंथ, जो कि लेंथ कितना दिया हुआ है L। तो लीनियर डेंसिटी हमारा इतना आ गया। अब अगर हम लोग स्मॉल dm है ना, स्मॉल पार्टिकल के लिए बात करें, स्मॉल पार्टिकल, तो स्मॉल पार्टिकल के लिए बात करें तो ये जो dm आएगा, ये जो dm आएगा वो क्या होगा भाई, लैम्डा dx है कि नहीं, ये अच्छा ये पूरा x है, तो ये dx ये dx ये dx है ना, ये dx ये dx ये dx ये dx सब जोड़ के dx, स्मॉल पार्टिकल्स सब जुड़ के क्या होगा, एक x बना लिया। तो dm इज इक्वल टू लैम्डा dx हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल फोर्स लगा लेते, मतलब फोर्स ड्यू टू स्मॉल पार्टिकल, मतलब इस स्मॉल मास के वजह से निकाल लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, df इज इक्वल टू क्या होगा, dm इंटू m, अच्छा g भी रहेगा यहां पर, g बाय कितना हो जाएगा, r स्क्वायर, है ना, कितना हो जाएगा r स्क्वायर। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं g, dm का वैल्यू कितना है भाई, लैम्डा dx बाय इंटू m
बाई आर का वैल्यू कितना है भाई, एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो ये जी लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना है भाई, एम बाई एल इंटू डी एक्स, डी अच्छा एम यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहां पे डी एक्स कर देता हूं बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये जीरो टू कहाँ, जीरो टू कहाँ तक निकालना होगा हम लोगों को, जीरो टू एल है ना, कहाँ गया, ये रहा, जीरो टू एल तक है ना, तो जीरो से एल तक निकालेंगे ये टोटल फोर्स। ये टोटल फोर्स का वैल्यू जीरो टू एल तक, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दे है हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब सबको जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा जी एम बाई एल, ठीक है, इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, जी एम बाई एल इंटीग्रेशन जी जीरो टू एल, तो डी एक्स बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, ये सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। जब u इक्वल टू एक्स प्लस ए होगा तो du कितना होगा भाई, du कितना होगा जल्दी से बताओ, ये dx हो जाएगा और a यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। देखो a का वैल्यू यहां पर क्या है, कांस्टेंट बता दिया गया है, तो ये तो जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर लिमिट चेंज करना होगा हम लोगों को, अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं ना तो ध्यान रहे लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। लिमिट, तो लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब x का वैल्यू जीरो है, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो u कितना होगा, a होगा, और एंड u इज इक्वल टू जब x का वैल्यू l हो तो u l प्लस ए हो जाएगा। यानी कि अब हमारा जो फोर्स निकल कर आएगा, जीरो के जगह कितना जाएगा a, और l के जगह कितना जाएगा l प्लस ए, है ना, a और l प्लस ए, यहां तक लेना है तो ठीक है। अच्छा मैं इस सॉरी यहां पे लिख नहीं पाया इसको, F इक्वल टू जी एम एम बाई एल, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा, अच्छा dx के लिए हम लोगों ने क्या माना, du लिया, ओके, और x प्लस ए के लिए x प्लस कहां गया, अरे x प्लस ए, हाँ u का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, जी एम बाई एल, ये हो जाएगा वन बाई यू, तो ये हो जाएगा a l प्लस ए। अब हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जी एम बाई एल, अपर लिमिट कितना भाई, माइनस वन बाई एल प्लस ए, माइनस लोअर लिमिट कितना भाई a, तो माइनस ऑफ वन बाई ए, है कि नहीं। देखो ये माइनस फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये ऑलरेडी एक माइनस अपने साथ लेकर बैठा हुआ है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, बता पाओगे, जी एम बाई एल, ये हो जाएगा वन बाई ए प्लस, सॉरी माइनस, ये तो प्लस हो गया, और माइनस वन बाई एल प्लस ए। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं कहां पे कर दूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, जी एम बाई एल, इसका एलसीएम आएगा ए प्लस एल, तो जब एलसीएम इतना आ गया, ठीक है, जब एलसीएम इतना आ गया तो ये ए से ए कटा, एल प्लस ए माइनस ए, तो ए कट गया, ऊपर बचा ए, एल सिर्फ और सिर्फ एल, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है भाई, समझ आया। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है और भी बहुत सारे सम्स हो सकते हैं आपके पास,
जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमसे डाउट क्लियर करवा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ।